Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त was succeeded by his son समुद्रगुप्त AD 335 to 375। अब देखिए बोल रहा है कि चंद्रगुप्त का जो बेटा था समुद्रगुप्त वो उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है। अब सन 335 से 375 तक माना जाता है समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त followed a policy of conquest and enormously enlarged his kingdom। समुद्रगुप्त ने युद्ध तथा विजय की नीति का पालन किया और अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार करता चला गया। His achievements are recorded in a long inscription Prasasti written in pure Sanskrit by his court poet हरिसेना। उसकी जो उपलब्धियां हैं उसका पूरा विवरण पूरा उसके बारे में उसके राज दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। तो जो भी अचीवमेंट्स था समुद्रगुप्ता वो हरिसेन द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में। हरिसेन कौन थे? कोर्ट पोएट, राज दरबारी कवि। द इंस्क्रिप्शन इज engraved on a pillar at इलाहाबाद। अब यह आलेख इलाहाबाद के निकट एक स्तंभ पर वर्णित है। अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। It enumerates the people and the regions conquered by Samudragupta. He adopted a different policy for different area conquered by him. अब यह जो स्तंभ है इस स्तंभ में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए वंशों तथा क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त ने हर जीते हुए क्षेत्र के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई थीं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इन द गंगा यमुना दोब ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। गंगा यमुना दोब में उसने दूसरे राज्यों को बलपूर्वक सम्मिलित करने की नीति का अपनाया था। He defeated 9 Naga rulers and incorporated their kingdoms in the Gupta Empire. समुद्रगुप्त ने 9 नागा शासकों को हराया था और उनके राज्य को गुप्ता साम्राज्य में मिलाया था। He then proceeded to conquer the forest kingdoms of central India mentioned as अताविर्यास। अब देखिए उसके बाद वह मध्य भारत के वन प्रदेशों की ओर बढ़ा जिनका उल्लेख अतविराज्य के रूप में मिलता है। The rulers of these tribal areas were defeated and forced into servitude। अब ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पे कबीला था तो कबाइली क्षेत्र इसको कहते हैं, उसके जो शासक है वो हार गए और वो दासी बना लिए गए, दास के रूप में उनको रखा गया। दिस एरिया हैड अ स्ट्रैटेजिक वैल्यू एज इट कंटेन्ड अ रूट टू साउथ इंडिया। अब यह जो क्षेत्र था उसका राजनीतिक दृष्टि से भी महत्व था क्योंकि इस रास्ते से दक्षिण भारत का रास्ता निकलता है। रूट टू द साउथ इंडिया। इट enabled समुद्रगुप्त to proceed to south along the eastern coast, conquering 12 kings on the way and reached as far as Kanchi near Chennai। अब देखिए इससे जो समुद्रगुप्त है उनको दक्षिण की ओर जाने का मौका मिला और वह पूर्वी तट को जीतते हुए 12 राज्यों को 12 शासकों को पराजित करते हुए कहाँ तक पहुँचे थे? वो पहुँचे चेन्नई के कांची तक। ठीक है। समुद्रगुप्त इंस्टेड ऑफ annexing their kingdoms liberated and reinstated these kings on their thrones।
समुद्रगुप्त ने राज्यों को बलपूर्वक अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। वो उदारता का परिचय दिया उन्होंने, और वो जो शासक थे, हारे हुए शासक, उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया। दिस पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल conciliation for South India was adopted because he knew that it was difficult to keep them under control and subservience once he returned to his capital in North. अब यह जो नीति थी दक्षिण भारत के लिए, राजनीतिक समझौते की जो नीति थी, वह इसलिए अपनाई गई क्योंकि समुद्रगुप्त यह जानता था कि एक बार उत्तर भारत में वह अपने क्षेत्र में लौट गया तो इसके बाद जो दक्षिण के क्षेत्र है उन पर नियंत्रण स्थापित रखना मुश्किल हो जाएगा। सो इट वॉज इनफ फॉर हिम दैट दीज स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड हिज सोजरेनिटी एंड पेड हिम ट्रिब्यूट्स एंड प्रेजेंट। इसलिए उसके लिए इतना काफ़ी था कि ये जो शासक है उसकी सत्ता को स्वीकार कर लें और उसे कर तथा उपहारों का भुगतान करते रहें। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, नेबरिंग 5 फ्रंटियर किंगडम्स एंड 9 रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न इंडिया आर ओवरऑड बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अब जो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, उसके अभिलेख के अनुसार 5 पड़ोसी जो देश थे, प्रदेश थे, जो सीमा मिलता था, 5 पड़ोसी सीमावर्ती प्रदेश तथा पंजाब और पश्चिम भारत के 9 गणतांत्रिक जो थे वो समुद्रगुप्त से भयभीत हो गए थे, डर गए थे। दे अग्रीड टू पे ट्रिब्यूट्स टू and taxes to Samudragupta and obey his orders without any fight. The inscription adds that Samudragupta also received tributes from many kings of Southeast Asia. अब वो डर गए थे तो उन्होंने बिना युद्ध किए समुद्रगुप्त को धन और कर देने का भुगतान करने का निर्णय ले लिया, उसके आदेश का पालन करने का निर्णय ले लिया। अब जो अभिलेख है उससे यह भी पता चलता है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके भी कई शासक ऐसे थे जो समुद्रगुप्त को धन देते थे। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट दो ही हैड स्प्रेड हिज इन्फ्लुएंस ओवर अ वास्ट एरिया, समुद्रगुप्त एक्सरसाइज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेनली ओवर इंडो-गैंगेटिक बेसिन। अब आगे बोल रहा है, मुख्य रूप से यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा भूखंड था, लेकिन वो समुद्रगुप्त का जो प्रशासनिक नियंत्रण था मुख्य गंगा की घाटी में ही था, इंडो-गैंगेटिक बेसिन पर। He celebrated his conquest by performing a horse sacrifice, Ashwamedh, and by issuing Ashwamedh type of coins, the coins portraying the scene of sacrifice on the occasion. अब समुद्रगुप्त क्या करते थे, वह अपनी विजय का उत्सव अश्व बलि देकर मनाता था। अश्व बलि में क्या होता है? हॉर्स सैक्रिफाइस, ठीक है, या जिसको अश्वमेघ भी कहा जाता है। और इस अवसर पर अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे सैक्रिफाइस किया जाता है, बलि दिया जाता है, वो जारी करता था। समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ कॉन्करर बट ऑल्सो अ पोएट, अ म्यूजिशियन एंड अ पैट्रन ऑफ लर्निंग. His love for music is attested by his coins that represent him as playing of वीणा, lute. अब देखिए, समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था, बल्कि वह एक कवि था, एक संगीतकार तथा शिक्षा का महान संरक्षण था। संगीत के प्रति उसका प्रेम उसकी उन मुद्राओं से सामने आता है जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि समुद्रगुप्त भी एक महान
शासक था जिसने अपना साम्राज्य भारत के कई हिस्सों तक फैलाया।